हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। तो हम लोगों ने पार्ट 1 जो कि चैप्टर 2 क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का था, जिसमें हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की थी, उनको डिटेल में पढ़ा था। तो अब हम उनमें बात करने जा रहे हैं कि उन गोनैड से आखिर में क्या बनता है जो आगे चल के एक न्यू जनरेशन बनाती है। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं गैमीटोजेनेसिस की, जिसमें हमारे जो डिप्लॉयड सेल है दैट इज स्पर्म और ओवा वो कैसे बनते हैं, जो कि हमारे सिंगल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस क्या है एक्चुअल में? ये एक प्रोसेस है जिससे फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है हैप्लॉइड गैमीट्स का, जो कि अनडिफरेंशिएटेड हम किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारे ओवम थे और स्पर्मेटोसाइट्स थे, उनसे वो डिप्लॉयड होते हैं जर्म सेल से। जो हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं उनको हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या प्रोसेस है? जो प्रोसेस से हमारे जो डिप्लॉयड गोनाड्स और जर्म सेल्स है उससे जब हमारे हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं उसको हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। देन ये हमारे दो तरह से डिवाइड है। एज हमारी ह्यूमन बॉडी भी दो में डायमॉर्फिज्म शो करती है कि मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो हम उन दोनों के बारे में भी अलग अलग पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे उनमें हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो मेल्स में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल्स में होती है oogenesis। तो इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीटली अच्छे से कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, पर अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपके अच्छे से नंबर इसमें पूरे हो सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन होती है किससे? जर्म सेल से। और मिच्योरेशन होती है। मिच्योरेशन मतलब जो स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म सेल्स जो बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ जो बनता है वो, उसकी मिच्योरेशन कैसे होती है, इस प्रोसेस में हम ये पढ़ेंगे। देन हम oogenesis में क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एंड मैच्योरेशन ऑफ एग। जो एग सेल्स हर महीने जो रिलीज होते हैं उनकी मैच्योरेशन और फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एक फन फैक्ट बताऊं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है और पूरे लाइफ टाइम चलता है। बट जो oogenesis है वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है और डिसकंटिन्यूअस है, कुछ टाइम बाद ये मतलब एंड हो जाता है। तो हमें इससे ये पता लगता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो लाइफ टाइम चलता रहता है एंड जो oogenesis है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद बंद हो जाता है। ऑल्सो ये मेल्स में होता है एंड ये फीमेल्स में होता है, ये चीज याद रखना। देन स्टार्ट करते हैं हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म सेल्स दैट इज एन। ये हैप्लॉइड है, मतलब सिंगल सेल की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, इनसाइड टेस्टिस। अब हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि टेस्टिस क्या होती है, जहां पर हमारी स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन होती है। तो इसके अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रिमोर्डियल जर्म सेल। अब जर्म सेल क्या है? इसमें प्रिमोर्डियल जर्म सेल है। जर्म सेल वो 2n हमारा डिप्लॉयड सेल है, जहां से हमारे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जहां से हमारी डिवीजन होती है, वेदर दैट इज इक्वेशनल और रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, देन ये प्रोसेस प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट होता है, उससे पहले ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट नहीं होता है। जब हमारी प्यूबर्टी अटेन हो जाती है तभी ये हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो फेज, अब इसमें ना 4 फेज आते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इसमें 3 फेजेस हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। देन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस ना हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हमारी जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें एंड में टेल होती है ना, वो टेल की फॉर्मेशन और वो मोटाइल कैसे होता है वो हम स्पर्मियोजेनेसिस में पढ़ते हैं। कंफ्यूज मत होना स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है, डिफरेंशिएशन फेज, जहां पर जो स्पर्म हेड है वो गेट एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल हमने पीछे पढ़ा था, जो कि हमारे एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से रेगुलेट करता है एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब उसकी रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, वो प्रोसेस के बारे में भी हम स्पर्मेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें काफी कुछ जानना जरूरी है। अब पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब होता क्या है, मान लो ये जर्म सेल है, जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल है, ये बड़ा वाला जर्म सेल है, दैट इज 2n। ये क्या है? डिप्लॉयड है नेचर में। ठीक है, अब इसमें हमने सेल डिवीजन में अपनी क्लास 11th में पढ़ा था कि मियोसिस और मिटियोसिस होती है। जो मियोसिस है वो रिडक्शनल डिवीजन है और 2 स्टेप्स में होती है, और मिटियोसिस हमारी सिंगल स्टेप में होती है। और मिटियोसिस में हमारे 2n अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 2n ही बनेगा। बट
मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 1 में वो फेज आ जाता है जिसमें हमारा 2n से 1n बन जाता है, ठीक है, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने अपने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ना है, और अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि ये जो जर्म सेल है वो 2n था। फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हम पहले 2n की ही करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, मिटोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस नहीं मिटोसिस होती है, जिससे इक्वेशनल डिवीजन होती है। क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 46 के 46 दो में डिवाइड होते हैं, देन वो दो 46 के 46 अदर दो में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा फेज है, मिटोसिस का फेज चल रहा है। देन हमारा आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में हम लोग पढ़ते हैं कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, जब ये एक सिंगल सेल होता है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी ग्रोथ होती है, मतलब ये साइज में भी इंक्रीज होता है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हमारी आती है मैच्योरेशन की फेज। अब हमें ये याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ फेज में ना मिटोसिस चलती रहती है, और ग्रोथ फेज में हमारा जो साइज है वो इंक्रीज होता है। देन मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, हमारी मियोसिस स्टार्ट होती है। यहाँ पर वो सेल प्रिपेयर हो जाता है कि मेरे को आगे जाके रिडक्शनल डिवीजन करनी है, तो वो क्या करता है यहाँ पर, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये दो में डिवाइड होता है n। अब मैंने बोला ये रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस 1, मतलब ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 23 एंड 23 क्रोमोसोम्स बनाएगा, दोनों में 23 हो गए, मतलब ये हाफ हो गया दोनों का। ये मियोसिस 1 में होता है, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब ये जो 23 है ना, इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या हुआ, हमने पढ़ा कि मियोसिस में दो प्रोसेस होते हैं, दो बारी मियोसिस होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस 1 में हमने बोला कि वो 23 डिवाइड हो गए। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, वो 23 जो दो सेल्स बने हमारे वो 4 में डिवाइड होते हैं। ये सिमिलर टू मिटोसिस है, बट पहला स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हाफ हो जाता है। देन हमारा क्या होता है, अब दो सेल बने ना 23 क्रोमोसोम के, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसको हमने बोला, तो अब क्या हुआ, वो दो में डिवाइड हो गए, और ये एक 23 सेल ने दो और 23 बनाए, और दूसरे 23 वाले सेल ने दो और बनाए। इससे क्या हुआ, इससे हमारे इन टोटल 4 सेल्स बने, ठीक है, 4 सेल्स बने, इसको हमने स्पर्मेटिड्स बोला। अब यहाँ पर ध्यान देना, स्पर्मेटिड्स विदाउट एनी टेल होते हैं, ठीक है। अगर हम कभी मेंशन कर रहे हैं कि स्पर्मेटिड, तो स्पर्मेटिड क्या है, जहां पर इनकी स्पर्म सेल्स की टेल नहीं है। देन हमारा स्पर्मियोजेनेसिस का फेज आता है। अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें हमारा जो सेल है जो कि हमारा स्पर्मेटिड है, जो मियोसिस 2 के बाद बना, इसमें टेल बनती है। अब टेल क्या करती है, टेल हेल्प करती है ताकि हमारा जो सेल है, जो हमारा ये सेल है वो मोटाइल हो, और अच्छे से ये अपनी इंफॉर्मेशन है जो एग के पास लेके जा सके, ट्रेवल कर सके, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, जब इसमें टेल लगती है उसको बोल दिया हमने स्पर्मियोजेनेसिस। देन अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। अब क्या चेंजेस आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जो हॉर्मोन्स इसमें चेंजेस करते हैं। अब तुम्हें ये तो क्लियर हो गया होगा, इस पिक्चर से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या प्रोसेस चलता है, ठीक है। ये याद रखना, पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड होता है, कहाँ से बनता है, जर्म सेल से बनता है। पहले प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन फेज में हम लोग मिटोसिस की बात करते हैं। मिटोसिस में वो इक्वेशनल डिवीजन करता है, 46 का 46 ही डिवाइड होता है, 2n का 2n ही डिवाइड होता है। देन ग्रोथ फेज में वो प्रिपेयर करता है अपने आप को, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है ताकि वो मैच्योरेशन फेज में मियोसिस में एंटर कर सके। अब मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल हो जाती है, ये हाफ में डिवाइड हो जाता है और दो में डिवाइड होकर 23 बना देता है, जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद वो 4 में डिवाइड होता है मियोसिस 2 में, जिसको हम 23 मतलब 4 सेल स्पर्मेटिड्स बनाता है, जिसको हम बाद में जब उनमें मोटालिटी बनानी होती है तो टेल जाती हैं, तब उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस, उस प्रोसेस का नाम दे देते हैं। डन, ये वाला पॉइंट क्लियर है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे, अब हार्मोन रेगुलेशन भी तो होती होगी, मैंने बताया कि ये प्यूबर्टी में होते हैं, तो कुछ तो चीज होगी ना जो उसको बोलता होगा कि हाँ भाई अब तू सेल्स बनाने शुरू कर,
तो ये हमारे हार्मोन्स करते हैं। अब जो मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज कब करता है, जब उसका गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन लेवल इंक्रीज करता है। ये एक तरह का हार्मोन है जो कि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा होगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है हमारे जर्म सेल्स को कि वो आगे चल के हमारे और पार्ट्स बनाए, और ज्यादा जो प्रोसेस है प्यूबर्टी में जो सेल्स है वो रिलीज करना शुरू करते हैं। कब रिलीज होते हैं, एज द एज ऑफ प्यूबर्टी, ये चीज याद रखनी है। अब जैसे ही गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, जो हमारा पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेट करता है किसको, कि जो हमारे 6 हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो सेक्रीशन है वो शुरू कर दे। ठीक है, ये याद रखना कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन ने क्या किया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया कि अब तू जाके सेक्रीशन करा एलएच एंड एफएसएच की। ठीक है, अब एलएच क्या करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, लिडिक सेल, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लिडिक सेल होते हैं जो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या करते हैं नरिशमेंट एज वेल एज एंड्रोजन, जो कि एक हार्मोन है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे उसकी सिंथेसिस शुरू होती है, जो स्टिमुलेट करता है किस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये याद रखना है, जो एंड्रोजन है वो स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा नीट में पूछा जाता है। ठीक है, देन एंड्रोजन हमें ऑल्सो हेल्प करता है ताकि जो सेकेंडरी सेक्स और कैरेक्टर्स है उसको मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा वो हेल्प करता है। देन हमारा है एफएसएच। अब एफएसएच है, एलएच हमने बोल दिया एंड्रोजन में जा रहा है। अब एफएसएच क्या करता है, सर्टोली सेल, हमने सर्टोली सेल पढ़ा था ना कि नर्व सेल होते हैं जो नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो वही करता है, वो स्टिमुलेट करता है सेक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये चीज याद रखना, एफएसएच स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है एंड एलएच हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो ये प्रोसेस चलता है। अब मैंने बोला गोनेडोट्रोफिन हार्मोन ने सिग्नल दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को कि हाँ आप जाके एफएसएच और एलएच बना। अब एफएसएच क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया और सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, और एलएच करता है लिडिक सेल, जो हमारा एंड्रोजन की प्रोडक्शन कराता है, जिससे हमारे सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन कैरेक्टर्स एंड जो हमारे सस्टेनिकुलर सेल्स है जो कि हमारे एक्स्ट्रा सेक्रीशन रिलीज करते हैं उनकी हेल्प करता है। देन हार्मोनल रीजन डन इसका। देन अब हमने स्पर्म सेल इतना बोल रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी तो पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इतना स्पर्म सेल बोल रहे हैं, अब उसको एक्चुअल में दिखता कैसे है, उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर है कैसा। सो स्टार्ट करते हैं हेड रीजन से। हेड रीजन से, अब ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, वट एवर यू वांट टू कॉल, कि ये एक टेल वाला छोटा सा कीड़ा जैसा दिखता है, वॉर्म टाइप दिखता है, बट ये माइक्रोस्कोपिक है, ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप के बिना ही आप देख ही नहीं सकते कि ये ऐसा दिखता है। ठीक है, देन हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड में सबसे पहला रीजन आता है एक्रोसोम। अब हमारा जो एग है ना उसमें काफी सारी लेयर्स होती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और समवट लाइक विटेलाइन मेम्ब्रेन, काफी सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जब ये स्पर्म सेल एंटर करता है एग सेल में, तो ये जो एक्रोसोम है ना हेल्प करता है पेनिट्रेशन में, ये हेल्प करता है उसको एग के अंदर जाने में। ठीक है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें। देन हमारे हेड रीजन में ही हमारा न्यूक्लियस आता है जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। अब हम बात करें कि क्रोमोसोमल मटेरियल, हमें पता है कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है जो कि एज ए ब्रेन की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें हमारा डीएनए मटेरियल होता है। तो सेम हियर जो न्यूक्लियस है वो कैरी कर रहा है क्रोमोसोमल डीएनए। आपको ये तो पता ही होगा कि जो चाइल्ड है उसमें फीमेल और मेल दोनों के थोड़े थोड़े पार्ट्स होते हैं, थोड़े थोड़े सेम स्ट्रक्चर फिनोटाइपिक होती है उनकी, और जेनेटिक भी थोड़े थोड़े सेम होते हैं। तो किस वजह से होता है, इस वजह से होता है क्योंकि थोड़ा सा पार्ट इसका जाता है, थोड़ा सा पार्ट फीमेल का ओवम का जाता है। देन हमारी नेक रीजन आती है, इसमें हमारे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और दो तरह के सेंट्रियोल्स होते हैं, दैट इज डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। अब इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड है। देन हमारा मिडल पीस में सिलेंड्रिकल होता है, और इसमें हमारे सिलेंड्रिकल टाइप में ही अरेंज होते हैं क्या, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। अब स्पर्म मोटाइल होता है, मैंने पीछे बताया स्पर्मियोजेनेसिस में। तो ये जो मोटालिटी है ये कैसे चलती है, ये हमारी टेल से चलती है। ठीक है, जब टेल को हमें एनर्जी चाहिए ही मोटालिटी होने के लिए, तो कौन प्रोवाइड करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है।
देन हमारी टेल जो कि हेल्प करती है हमें इसकी लोकोमोशन में, ठीक है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म सेल का, कि कैसे वो आगे हमारे जो मोटेलिटी है कैसे आती है, उसमें स्पर्मियोजेनेसिस में क्या वेरिएशंस आते हैं। तुम देख रहे हो कि वो जो सेल था, जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, जो हमारा सिंगल सेल, उसके बाद हमारे जो स्पर्मेटिड्स बने थे, स्पर्मेटिड से कैसे हमारा स्ट्रक्चर जो सेल का है वो चेंज हो गया, एक्रोसोम आ गया, न्यूक्लियस कैसे हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का कैसे स्ट्रक्चर हो गया है, और मोस्टली जो दूसरी ऑर्गेनेलिस थे वो गायब हो गए। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। अब एक मेच्योर स्पर्म सेल हम किस में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में दे सकते हैं, ठीक है। ये जो हेड है, अब हेड की बात करते हैं, ये फ्लैट ओवल है जिसमें लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड है, ये याद रखना, डिप्लॉइड नहीं है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एन है, ये हमने एन में डिवाइड किए थे ना, तो इसलिए इसमें एन है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड स्मॉल इंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर। अब ये वाला रीजन है हमारा सिर्फ जो हेड का है, ये तो हमारा कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम है जहां से एंट्री आती है, ठीक है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है स्पर्म का पेनिट्रेट करने में एग मेम्ब्रेन को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सेकंड, नेक। अब जो नेक है उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रियोल्स है जो किसका नेक रीजन बनाते हैं। देन मिडिल पीस सिलेंड्रिकल होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। देन हमारी टेल है जो कि लॉन्ग है, सिलेंडर है, जो मोटेलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म को आगे ट्रेवल करने के लिए, लोकोमोट करने के लिए। देन अब ये वाला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, कैसे फॉर्मेशन हुई, कैसे मैच्योरेशन हुई, कैसे हमारा स्पर्म सेल बना। अब हम बात करेंगे कि फीमेल में कैसे चलता है। एज डायमॉर्फिज्म शो करते हैं हम, फीमेल में अलग ऑर्गन है, मेल में अलग है। मेल का हमने पढ़ लिया, अब हम फीमेल का पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इसको अच्छे से समझना, इसको अच्छे से ग्रास्प करना, डिटेल्ड में समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए हम बस इतना ही कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, द जीनियस स्क्वाड कुराली। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम oogenesis की बात करेंगे।